अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और शहबाज शरीफ साहब कतर में आज मौजूद हैं और वहाँ पे उनके अमीर से पहले उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर से मुलाकात हुई और ऑफ कोर्स उनका नाम काफ़ी मुश्किल है लेकिन अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी, आई होप कि मैंने सही बोला है, उनसे मुलाकात हुई और फिर उन दोनों ने आपस में ज़ाहिर है कि बहुत सारी बातें भी की और इन्वेस्टमेंट के प्रोमिसेस भी हमसे किए गए हैं। हमें पता है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि MOUs हैं और MOUs लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये MOUs का जो फाइनल हमें जो स्टेज ऑफ वर्किंग कब नज़र आएगा वो हम आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमने आज देखा PIA की निजकारी होनी थी, प्राइवेटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक बहुत बड़ी, हम कहा जा रहा था कि 800 बिलियन रुपए का खसारा हमें हो रहा है PIA को रखने से। इसके लिए 6 कंपनीज़ की बिडिंग की इजाज़त दी गई थी और फिर एक ही कंपनी रह गई और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अर्नेस्ट मनी जमा करा दी थी। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी वाज द ओनली बिडर, लेकिन उसमें भी अब 85 अरब 3 करोड़ ज़ाहिर है मांगे गए हैं और वो 10 अरब से ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसके ऊपर भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब को ये फ़िक्र भी लाहक है कि अब मुलाजमीन का क्या होगा। इस पर अब तक पार्लियामेंट में या सेनेट में कोई बहस नहीं हुई है, इस पर बात होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गंडापुर साहब ने एक दफ़ा फिर, कल तक डील थी फिर ढील थी, आज फिर उन्होंने कह दिया जी जंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बहुत सीरियस बात करें। सुने, इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क में हक नहीं मिलता जी। और उसके अलावा हमें पता है कि अदलिया के साथ महाज़ाराई जो है वो एक नए लेवल पर जाने वाली है, क्योंकि नून लीग एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के ऊपर अमेंडमेंट लेकर आने वाली है, जिसमें 4th मोस्ट सीनियर जज 14(2) सेक्शन 14(2) ऑफ द 26th अमेंडमेंट, उसमें यह है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं आफ्टर द चीफ जस्टिस वो फिर बनेंगे हिस्सा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी का। और इसमें फिर क्या जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फारिग हो जाएंगे। ऑफकोर्स हमने देखा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जब नहीं नामजद किया गया और जस्टिस याह्या अफरीदी को नामजद किया गया तो PTI ने कहा है कि हमें 26वीं तरमीम पर एतराज़ है, लेकिन दिल से हम जस्टिस याह्या अफरीदी को कबूल करते हैं और उनका जो इस्तीफ़ा है वो हमारे मंशूर में शामिल नहीं है, कम अज़ कम अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई है। वैसे उनके कहने पर दे भी नहीं देना था उन्होंने इस्तीफ़ा, लेकिन ये अजीब बात है कि 26वीं तरमीम जिसके बुनियाद पर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने उस पर एतराज़ है, लेकिन उन पर एतराज़ नहीं है। इन एनी केस दैट सेड, हम ये भी देख रहे हैं कि तादाद जजेस की बढ़ाने की बात हो रही है 23 या 25 तक। ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी है वो कौन से जजेस होंगे, हुकूमत और क्या चीज़ें अपने अंडर लेना चाहती है, इन तमाम तर चीज़ों पर इशू पर बात करेंगे। रास्त अली आज़ाद साहब ज़ाहिर है लीगल फ्रंट हमें बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। शज़रा मनसब साहिबा हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और मोहम्मद अली सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं PTI से। ऑफ कोर्स उनका मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी है, तो वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो रास्त अली आज़ाद साहब, कल का दिन गुड फ्राइडे है, वैसे तो जुम्मा मुबारक, लेकिन कोई आने लगी ऐसी कि सादा अक्सरियत से ऐसी कोई तरमीम पास हो जाए या एक्ट पास हो जाए जिसमें 3 जजेस हों और 3 जजेस जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट उन पर लागू हो जाए और बाकी 2 फारिग हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सना हमेशा आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ये लेजिस्लेशन कर रही है, तो आप ही के प्रोग्राम में ये मैंने बात की थी कि जब ऑर्डिनेंस ये लेके आए तो मैंने कहा इस तरह के 40-50 ऑर्डिनेंस और प्लस नोटिफिकेशन उन ऑर्डिनेंसेस के इनके पास होने चाहिए कि जो सिचुएशन आए और जिस सिचुएशन में जो ऑर्डिनेंस और नोटिफिकेशन आपका फिट आता हो वो इस्तेमाल कर ले। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेके आए हैं ये 1 साल इनका नहीं चला, 1 अमेंडमेंट थी। तो जब ये 58 अमेंडमेंट्स अलेज कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इनको तो कोई 30-40 साल चाहिए होमवर्क करने के लिए। आप ये 26वीं तरमीम लेके आ गए, उसके अंदर सना इतनी डेफिशिएंसीज, फलाज हैं और लेकुनास हैं कि इनको उसको सही करने के लिए भी अमेंडमेंट की जरूरत होगी। 2-3 मैं चीजें गिनवा देता हूँ। मसलन के ये रिपग्नेंट है आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 से, ये रिपग्नेंट है आर्टिकल 185 2DF है 2F से, उससे रिपग्नेंट है। फिर ये आर्टिकल 8 से,
और इसके अलावा जो इन्होंने जुडिशल कमीशन का कहा है उसके अंदर 13 लोग होने चाहिए। अभी जो 13वां है वो तो बने ही नहीं, तो वो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन कैसे बनेगी? इसी तरह ये होगा जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काजी फैजीसा साहब ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, फिर उसने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, फिर फैसला आ गया आर्टिकल 63A वाला। तो मैं समझता हूं कि अभी भी हुकूमत ने जिस मकसद के लिए ये 26वीं तरमीम की थी वो उनके मकासद पूरे नहीं हुए और हुकूमत इस वक्त बहुत परेशान है। इनके ज़हन में था कि मंसूर अली शाह साहब को हम रोकेंगे बाय विर्चू ऑफ अपॉइंटिंग या अफरीदी एज आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये रिजाइन कर जाएंगे। उसके बाद अगले मौसूब भी तशरीफ ले जाएंगे और हम अपने जो अमीनुद्दीन साहब है उनको चीफ जस्टिस बना लेंगे। लेकिन अदलिया ने अपने अंदर एक यूनैनिमिटी के साथ और यूनैनिमसली उन्होंने स्टैंड किया है कि हम बिल्कुल अपनी ज़ात के लिए नहीं, इस इदारे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हम जो आइन और कानून इजाज़त है, हमारी ज़ाती अना कोई नहीं है, इस मुल्क के लिए हमने करना है। हमें ओहदों से कोई सरोकार नहीं है कि कोई चीफ जस्टिस मैं बनूं, जैद बने, बकर बने। तो ये चीजें उनके लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत अख्तियार कर गई हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि यही तरमीम जो है 26वीं, ये हुकूमत के गाटे फिट होगी और आप देख लेना कि इनको इस पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अवाम भी देख रही, लोग भी देख रहे हैं कि क्या ये जो कुछ अब दोबारा से अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं, हम इसी चीज पे फोकस करते रहे कि ये ऑन द ग्राउंड ऑफ मेला फाइडी है। कोई भी लॉ, कोई भी लेजिस्लेशन दैट शुड बी ऑन द ग्राउंड ऑफ बोना फाइडी, दैट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, दैट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, दैट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। तो वो चीजें उन्होंने नहीं की। उन्होंने अपनी चीजों को सिक्योर करने के लिए अपने तफवुज़ात को, जो तफवुज़ात गवर्नमेंट को हैं, शायद उसको वो सेव करने के लिए इस तरह की चलें। अब मुझे गवर्नमेंट का मौकफ लेने में, गवर्नमेंट परेशान है कि नहीं शिजरा? लेजिस्लेशन नहीं है सना। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ शिजरा, ये वी नो कि ये चीज आ रही है, अब ये कल आए या परसों आए ये बता दीजिएगा। इसके लिए वैसे आपको सादा अक्सरियत की जरूरत होगी। अब हुकूमत परेशान है क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को आप लोग समझते थे शायद, जिस तरह रियासत अली आज़ाद साहब कह रहे थे कि वो फारिग हो जाएंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, कोई फूट पड़ जाएगी तीनों में, जस्टिस मुनीब में, और ये मामला उनके लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आप देख लीजिए कि जो एलामिया जारी होता है फुल कोर्ट मीटिंग के बाद, उसमें भी मंसूर अली शाह साहब को 3 दफ़ा मेंशन किया जाता है। 2023 में जिस तरह उन्होंने केसेस का बैकलॉग खत्म करने की बात की थी, उस हवाले से भी उनको इनकरेज किया जाता है कि वो चीज़ अमल में लाई जाए। फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ ने उनको हटा दिया था, फिर अब उस कमेटी का या अफरीदी साहब ने उनको चेयरमैन वापस बना दिया। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे और दे आर गोइंग योर वे। बहुत शुक्रिया सना। देखिए, पहली तो बात ये है कि ये जो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया था ना, इसके हम कोई पर्सन स्पेसिफिक शायद कानून साजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें ये we want this person to be there, this person to not be there, एक बहुत नैरेटिव, एक बहुत बड़ा एक बयानिया बनाया गया था। उसका जो ये जो एडिफिस बिल्ड किया गया था ना ऑफ दिस फॉल्स नैरेटिव, ये तो उस वक्त ही गिर गया जबकि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का भी इलेक्शन हुए और उसको जो अपोजिंग पार्टी थी वो इसी चीज 26वीं तरमीम को ही लेके उन्होंने अपना एक इलेक्शन लड़ा और वो पूरे तरीके से फेल हो गया। और दूसरी जो जमात थी जिसको कि हमारे आजम नजीर तारड़ साहब भी बैक कर रहे थे, वहां उसको उनका प्रेसिडेंट बना। तो ये जो एक बिल्ड किया जा रहा था ना कि शायद कोई पर्सन स्पेसिफिक है, शायद हम ये चाहते हैं कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आए या ये ना आए या इनकी जो है वो एक्सटेंशन की जाए, वो सारा कुछ जो है खत्म हो गया। और जो एक हमारा विजन था, जो हम ये चाहते थे, जो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पार्टीज चाहती थी कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स लाए जाएं जिससे कि अवाम की बेहतरी हो, वो कोर्ट्स के जजेस जो कि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ सियासी अपना केसेस के ऊपर उनकी तवज्जो रहती है, बहुत टाइम वो सियासी केसेस को देते रहते हैं, और जो अवाम के केसेस होते हैं वो लैंग्वेज कर रहे होते हैं, कई कई साल वो गुजर जाते हैं, लोग
जेलों में मर जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो बेगुनाह थे। तो इनकी जो कोशिश, जो इनकी तवज्जो हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला कोई तरमीम ला रहे हैं आप कि नहीं? हम ये चाहते थे कि हम एक आईनी कोर्ट बनाए, लेकिन बिकॉज एवरीबडी वी वांटेड कि अगर आइन में तरमीम लानी है तो ब्रॉडर कंसेंसस के साथ आए, तो वो ब्रॉडर कंसेंसस इस चीज पे आया कि एक बेंच बना दिया जाए। अब एक बेंच होगा जो कि सिर्फ आईनी मुकदमात को देखेगा और बाकी जो होंगे वो उसको। अब अगर हम ये चाहें, और एक ये इसके बारे में ऑलरेडी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आ चुका है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, ये ऑलरेडी दैट इज देयर। तो हम अगर जजेस की तादाद बढ़ाएं, और जो 27वीं तरमीम की बहुत ज्यादा सब बात करें, हम कोई 27वीं तरमीम नहीं ला रहे, कोई इसके अंदर हमने नहीं और चीजें करनी, जो करना था वो हो चुका। बेंचेस को तादाद इतनी हो जाए कि वहां पे तमाम लोग अपने प्रॉपर बेंचेस में वर्क कर सके, तो उसके लिए हो सकता है हम एक बिल ले आए, which is not going to come tomorrow, it might come next week, शायद अगले हफ्ते वो आ जाए ऐसा बिल कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे कुछ नहीं हो रहा? नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, तो वो जो सर्कुलेट कर रहा है वो ऐसे फेक सा है, क्योंकि पहले भी ऐसी चीजें सर्कुलेट 26th अमेंडमेंट की भी हो रही थी, उसको भी फेक कहा गया था, फिर वो आ गया था। लेकिन चले, लेट मी जस्ट मूव ऑन टू सरफराज साहब। जरा ये फरमाइएगा मोहम्मद अली सरफराज साहब, ये क्योंकि कल 2 नाम दिए हैं ऑपोजिशन ने इस जुडिशल कमीशन के, जिसने वो आईनी बेंच तश्कील देना है, और जाहिर है इसमें वो जो नाम सामने आए हैं वो शिबली फराज साहब हैं और आप जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब हैं, मगर आपको नहीं लगता कि JUIF को आपने एज ऑपोजिशन पार्टनर्स कम से कम एक उनको भी इंक्लूड करना चाहिए था? और स्पेशली क्योंकि आपके पास लीगल माइंड ज्यादा हैं, तो वाई शिबली फराज साहब, वाई गौहर अयूब साहब? जी, थैंक यू वेरी मच हना। एक्चुअली देखिए, ये जो नामों की बात होती, दिस इज अ पार्टी डिसीजन। आई डोंट वांट टू गिव माय इनपुट ऑन दिस बिकॉज शिबली फराज साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं, और अगर पार्टी ने एक नाम डिसाइड किया तो इट्स अ पार्टीज प्रेरोगेटिव, सो देयर डजंट नीड टू बी अ डिबेट ऑन दिस। बाकी जहाँ तक बात है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बनना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, अब यहाँ पे शिजरा मनसब साहिबा ने बात की कि जी हमें इनको 27वीं तरमीम आती नजर नहीं आ रही, और आपने वेरी राइटली सेड बाय यू कि 26वीं तरमीम के बारे में भी इसी तरह ही कहा गया था। अब मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने ये कैसे समझ लिया, या ये इस बात को के ऊपर अब खड़े भी रहेंगे कि 27वीं तरमीम नहीं आएगी। आप देखें, ये जो जुडिशल कमीशन है जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बनाना है, उसके अंदर टॉप मोस्ट 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो उसका पार्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, चीफ जस्टिस एंड देन और उसके अंदर इनकी जो अफरा तफरी मुझे जो हुकूमत के बेंचेस में इस वक्त नजर आ रही है। जी सरफराज साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बेहतर समझेंगे। आईनी बेंच का सरबरा भी होगा इसमें, तो आईनी बेंच ही नहीं है तो उसका सरबरा कहां से लाएंगे? नहीं, आईनी बेंच का सर आई कांट हेयर यू। देखिए, आईनी बेंच का सरबराह तो बिल्कुल होगा। बात तो सिंपल ये है कि जिसने ये जो आईनी बेंच बनना है, उस आईनी बेंच को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करना है जुडिशल कमीशन में, उसमें आपके टॉप 3 जजेस का जब से पता लगा कि एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट की ये थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह रिजाइन कर देंगे ऑन आफ्टर बीइंग सुपरसीडेड, बट दे डिसाइडेड कि उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी की अपॉइंटमेंट को उन्होंने वेलकम किया। जो पीछे हो गया वो हो गया, और यहाँ पे बात सारी थी कि जी बड़ी इखलाकी बुनियादों पे, यहाँ तक ऐसे भी बयान दिए गए कि इखलाकी बुनियादों पे इन दोनों जजों को रिजाइन कर देना चाहिए, जो उसको और इखलाक की बात उन्होंने की जिन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर असेंबली में बैठने में कभी शर्म महसूस नहीं की। तो हमारे लिए तो ये बड़ी शॉकिंग बातें हैं। अब जस्टिस मुनीब अख्तर भी वहां बैठे हों, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैठे हों, जस्टिस याहिया अफरीदी भी वहां पे एज द चीफ जस्टिस बैठे हों, तो अब उनको समझ यही नहीं आ रही कि ये जुडिशल कमीशन अगर आईनी बेंच बनाएगा तो शायद इनके वो पर्पसेस सर्व ना हो सके जिसकी बेसिस जिसके लिए ये सारे पापड़ बेले गए हैं। अब असल प्रॉब्लम तो सारी यहाँ पे आएगी, और 27वीं अमेंडमेंट की बात बिल्कुल चल रही है हमारे हर क्वार्टर से। हमें तो यही सुनाई दे रहा है कि जी शायद अब आपको, जैसे आप पहले भागते फिर रहे थे अपनी जान बचाते हुए,
अब आपको शायद दोबारा अपने टेलीफोन की सिम भी निकालनी पड़े और आपको दोबारा से कहीं ना कहीं छुप के बैठना भी पड़े, बिकॉज यू विल फील वेरी वेरी इनसिक्योर इन योर ओन होम एंड इन योर ओन कंट्री, और आपके ऊपर किसी वक्त भी दोबारा अटैक हो सकता है जैसे पहले अटैक हुआ था। तो ये अब हुकूमत वाले बेहतर बता सकते हैं कि सिर्फ डिनाइल ही है 27वीं अमेंडमेंट का, कि वाकई इसमें कोई सच्ची बात है। वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे जो कह रही थी, ये जो कमीशन बनना है, जुडिशल कमीशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा आईनी बेंच को, उसमें एक ये बात है कि चीफ जस्टिस होंगे, 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, 2 MNAs होंगे, एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक ऑपोजिशन की तरफ से, 2 सेनेटर्स होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से। तो मैं कह रही हूँ 2 ऑपोजिशन के मेंबर्स का आपको राइट दिया गया है, तो JUIFA को आप नहीं समझते कि कम से कम ये रूम देना चाहिए था कि एक PTI का हो जाए, एक JUIFA का हो जाए, बिकॉज ही रियली हेल्प लास्ट टाइम। क्योंकि वो तो कह रहे थे कि कामरान मुर्जा साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे 3, उन्होंने कहा हमारे पास मुसव्विदे तैयार हैं, 11 लोग हमने तोड़ लिए हैं, आपने वोट करना है तो कर लें, वरना खुदा हाफिज। देखिए उसमें JUIF का रिप्रेजेंटेटिव बैठना, देखिए हम अगर PTI की और JUIF की अगर हम उनसे भी उनकी इनपुट ले रहे हैं तो बेंच के अंदर जो मर्जी बैठा हो और वहां पे डिस्कशन, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। देखें JUI भी PTI के साथ अंडर डिस्कशन थी जब 26th अमेंडमेंट आई थी, तो हमारे बंदे तो वहां नहीं बैठे हुए थे। तो मौलाना साहब के ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट था, वो हमसे पूछते थे कि जी आपको किन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल सीरियस आपके इख्तलाफात हैं। तो अगर वो आई एम श्योर दे मस्ट बी इन डिस्कशन में होंगे PTI के साथ, और उनका मौक़िफ़ पहुंच जाएगा उसमें, डजंट नेसेसरली मीन, एंड आई डोंट थिंक JUI वाज इवन एक्सपेक्टिंग दैट। So this is besides the point. लेकिन आपको ये नहीं, ये आपको you were not the only one being threatened. He was also being threatened. जाना चाहिए, वो चला जाएगा। मैं कह रही हूँ you're not the only one being threatened ना, वो भी threaten हो रहे थे कि अगर आपने इन 3 मुसव्विदों में से किसी एक को चूज कर लिया तो ठीक है, वरना बाय बाय। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, थ्रेट तो उनके ऊपर था, हम तो इस बात को डिनाई नहीं करते। मैं तो समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रोग्राम के अंदर मुझसे एंकर ने पूछा था कि जी आपको मौलाना फजलुर रहमान पे बड़ा प्यार आ रहा है। मैंने कहा जी हर उस शख्स पे प्यार आएगा जब वो मुल्क की बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ पुराने इख्तलाफात अपनी जगह, मगर ये मुल्क के आइन की खातिर जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया है और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। और थ्रेट्स उनको बिल्कुल आए। बिलावल साहब ने तो सीधा सीधा कहा था कि जी सीधे तरीके से मान जाएंगे तो मान जाए, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका भी है, विच वाज वेरी अनडेमोक्रेटिक टू इवन से। आई वाज वेरी शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दैट व्यू। ठीक है, रियासत अली आजाद साहब, ये मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो कमीशन बनेगा, ये जुडिशल कमीशन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा आईनी बेंच, उसमें आईनी बेंच का सरबराह भी इंक्लूडेड है। तो जिसने आईनी बेंच बनाना है वो आईनी बेंच का सरबराह कहाँ से लाएंगे? ये कोई लकूना है या आपको लगता है कि मेरी कोई अकल में कुछ मसला है? देखें सना, उसमें ये बहुत बड़ा डेंट है। वो कैसे कि अब जब ये 26वीं तरमीम आई थी तो इसके अंदर इन्होंने कैटेगोरिकली उसमें 14 या 15 दिन का लिखा है कि हमेशा के लिए जब नया चीफ जस्टिस कमेटी जुडिशल कमेटी बनाएगी तो 15 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन होगा। लेकिन जो इस वक्त हम नोटिफिकेशन करेंगे वो 3 दिन पहले होगा। इसी तरह उस जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन के लिए इन्हें चाहिए था कि इसमें PJ की जरूरत नहीं होगी, जो प्रिजाइडिंग जज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होगा, वो इसमें शामिल नहीं होगा। पहले वो कमीशन बनेगा फिर वो PJ बनेगा। तो अभी तो PJ है ही नहीं, आपने लिख दिया कि इस जुडिशल कमीशन में PJ भी होगा, तो वो तो अभी इसने क्रिएट करना है। तो ये उसके अंदर बहुत बड़ी लैकूना है, तो इसको फुलफिल किए बगैर आप कैसे, उसकी कंपोजिशन ही नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी इनको अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अमेंडमेंट और 27वीं तरमीम मिलिट्री कोर्ट्स, आप देखें इस पे सना 2024 सुप्रीम कोर्ट जवाद एस ख्वाजा साहब की एक जजमेंट है जिसमें वो पिटिशनर थे। तो उस जजमेंट में उन्होंने चैलेंज किया था आर्मी एक्ट 1952 का, और जो सेक्शन था 21D है, 21D, उसको उन्होंने असेल किया था कि ये अल्ट्रा वायरस है, दैट इज रिपग्नेंट टू दी
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें होल्ड अच्छा, किया कि एक मिनट सर ये जरा थोड़ा सा सादा अल्फाज में आ जाए, मुझे बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने तो कम से कम ये पिटिशन सुन ली है और उसकी समाअत भी होगी 2 हफ्ते बाद, तलब कर लिया जवाब, लेकिन जिस तरह के कमेंट से लगता तो यही है कि 26वीं तरमीम के हक में ही है। आप क्या समझते हैं, कोई और ये तो 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये सना चैलेंज हो चुकी है। अब 2 इसमें टेक्निकल क्वेश्चन है कि आप जिस अमेंडमेंट को चैलेंज कर रहे हैं दैट इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे वो तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो 26वीं तरमीम की क्रिएशन है, तो उस पे लॉ ये कहता है कि नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज। अगर बेंच वहां पे मौजूद होता तो वो सुन ही नहीं सकता, अभी तो बेंच बना ही नहीं। दूसरी बात, अब इसको आपने डिसाइड करना है या इसको देखना है, तो अल्टीमेटली अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता भी तो नहीं सुन सकता था, अब तो है ही नहीं, अभी तो जुडिशल कमीशन ही नहीं बना जिसने ये बनाना था। तो इसको मेरी जाती राय में सुप्रीम कोर्ट साइड पे फुल कोर्ट देखेगी और देखा भी जाएगा, और इसी साइड पे चूंकि जो पीजेएस क्रिएशन है 26वीं तरमीम की, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा वो क्रिएशन इस 26वीं तरमीम की, तो वो तो सुन ही नहीं सकते। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये सुप्रीम कोर्ट ही अपनी उस साइड पे देखेगी और फुल कोर्ट इसको देखेगी। ओके, और दूसरी बात जी, इसकी फेट के हवाले से बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी नाकस राय ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि जो आर्टिकल 227 है आपकी लेजिस्लेशन उसके ताबे होनी चाहिए, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के ताबे होनी चाहिए, आर्टिकल 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके ताबे होनी चाहिए, आर्टिकल 185 के ताबे होगी, 175 सब आर्टिकल 3 के ताबे हो। अगर एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट से ये रिपग्नेंट है तो सुप्रीम कोर्ट इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती है, इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये स्ट्राइक डाउन कर सकती है। शिजरा मनसब साहिबा, एक तो ये फरमा दीजिएगा कि एक तो रिस्पॉन्ड अगर आप करना चाहें सरफराज साहब की बात का भी, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन वाले मामले में क्या हुआ? 6 बिडर्स थे, फिर एक रह गया है और वो भी कीमत नहीं दे रहा है जो आप लोगों की डिमांड है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग पीआईए, कैसे हम खसारा कम करेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो 26वीं तरमीम हुई थी उसके लिए इतना टाइम हमने इसीलिए लगाया ताकि हम एक ब्रॉडर कंसेंसस से कर सके, और देयर वाज अ ब्रॉडर कंसेंसस अक्रॉस ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई ने मौलाना साहब के साथ और वो कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, और इन दी एंड उनका भी इनपुट था, मौलाना साहब का भी था, तमाम पार्टीज का था, और इन दी एंड 26वीं तरमीम वो पास हुई जिसका कि ऑल अक्रॉस पार्टीज ये कंसेंसस था कि ये हमें कबूल है, और ये पीटीआई के जो रहनुमा है वो कह चुके हैं कि हमें ये कबूल है। इसलिए 26वीं तरमीम आ चुकी है, उसको कहीं भी किसी कोर्ट में चैलेंज हो या ना हो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। दिस इज द पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, उन्होंने ये तरमीम लाई और अक्रॉस पार्टीज मुज़ाकरात करके लाई। पहली तो ये बात मैं आपको बता दूं। अब इसके अंदर ये जो 27वीं तरमीम की बार बार बात होती है, मैं ये नहीं कह रही कि कभी भी कोई और तरमीम नहीं आएगी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी फौरी तौर पे हम कोई 27वीं तरमीम नहीं ला रहे, कोई अभी फौरी तौर पे हमारा नहीं है। जब भी हम 27वीं तरमीम लाएंगे तो उसमें भी हम यही करेंगे कि तमाम पार्टीज को मिला के उनके साथ मशवरा करके उनके साथ उनका इनपुट लेके तो ही हम करेंगे। अब इस वक्त पीटीआई मतलब वैसे नहीं करेंगे जैसे 15 सितंबर को किया था कि मतलब रात के 12 बजे कहीं से आ रहा था वो, मुझे वो फिर ना हो सका। अच्छा, वो फिर इट डिडंट हैपन। अच्छा चलो, वो तो आपने तौबा कर लिया कि वो तरीका तो नहीं आप अपनाएंगे ना, कम से कम 2/3। देखिए 2/3 मेजॉरिटी हम पहले भी कहते थे अगर हमारे पास होगी फिर ही हम तरमीम को पास कर सकते। उसके अलावा जो 2/3 मेजॉरिटी पे आपको तकिया था वो सेनेटर्स ही माशाल्लाह अब पार्टी ने फारिग कर दिए हैं। देखिए, वो उन्होंने पार्टी ने फारिग कर दिए बेशक, लेकिन वो अपनी मर्जी से आए और उन्होंने खुद वोट किया, और हर कोई जिसने भी वोट किया वो खुद चल के आया और उसने खुद वोट दिया। बाद में अब जो भी नैरेटिव बना लिया जाए या जो भी कह दिया जाए कि ऐसे हुआ या ये हुआ वो, इवन पीटीआई ने खुद कहा ऑन रिकॉर्ड
कि ये वाला मुसवदा हमें कबूल है, काबिल कबूल है। बाद में आपको पता है इन्होंने यू टर्न लेने होते हैं, तो इन्होंने यू टर्न ले लिया, फिर उसके बाद कमेटी से यू टर्न लिया। अब जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की वक्त आया तो उन्होंने कहा अपने नाम दे दिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ पहले ये क्या कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने मौलाना साहब को बिल्कुल अपना लीडर मान लिया। और अब फिर जब नाम देने का वक्त आया तो मौलाना साहब से पूछा भी नहीं है कि आप भी अपना कोई नाम अगर देना चाहें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। आप हमारे इत्तेहादी थे, हमने तो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जुडिशियल कमीशन, नॉट सुप्रीम जुडिशियल कमीशन। बात कर रहे थे हमारे मोहम्मद अली सरफराज साहब पीटीआई से, और हमशद मनसब साहिबा से हमारा रब्ता अभी मुनक़ता हुआ है, वो स्काइप पर थी, तो वी ट्राई एंड रिकनेक्ट विद हर। रियासत अली आज़ाद साहब भी हमारे साथ हैं। सरफराज साहब, मैं अगर आपके पास आऊँ और इस ये पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है इस पर आपकी क्या ओपिनियन होगी? क्या ये पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था, और सेनेट में भी कम से कम इसके ऊपर डिस्कशन तो होनी चाहिए थी, और 6 बिडर से 1 बिडर होना ये क्या है? मैं तो जी, हम तो अभी ये 26-27वीं तरमीम के अंदर फंसे हुए हैं। इस दौरान ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इनकी मर्जी है जी, 1 बिडर से भी कर सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। इस मुल्क में तो हर चीज बिल्कुल असेंबली में भी जाना चाहिए था, सेनेट में भी जाना चाहिए था। मैं आपको, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको थोड़ा सा पीछे शिजरा मनसब साहबा ने 1-2 बातें की थी प्राइवेटाइजेशन पे, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, बिडर्स ऑब्वियसली होने चाहिए थे, देयर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन इन्होंने कहा कि जी हमने कंसेंसस डेवलप किया, और रियासत अली आज़ाद साहब ने यहाँ एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी इतने सारे लकूनास हैं 26वीं अमेंडमेंट में से, वो मेरी बहन मेरे ख्याल शो में से इसीलिए चली गई है बिकॉज इट इज इनडिफेंसिबल, और वो शायद वो यहाँ बैठ के कहना नहीं चाहती थी कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, लेकिन 27वीं तरमीम आ रही है जी। मैं आपको बता देता हूँ, ये उसके बगैर ये जिस तरह आपका जुडिशियल कमीशन की जो फॉर्मेशन है ये किस तरीके से होगा, और इसके बाद पीटीआई के ऊपर जिन्होंने कहा कि जी पीटीआई के साथ भी कंसेंसस डेवलप, पीटीआई ने तो आउटराइट रिजेक्ट किया था। मौलाना साहब अपने तौर पे डिस्कस जरूर करते रहे, वो पॉइंट्स बताते रहे, लेकिन इन दी एंड जहां तक वो निगोशिएट कर सके, उन्होंने कहा जी काले नाग के दांत मैंने तोड़ दिए, दांत दूं तो उन्होंने जरूर तोड़ दिए, लेकिन हमें इनकी एक भी अमेंडमेंट कबूल नहीं थी, स्पेशली बाय दिस पार्लियामेंट, जिसके मुतालिक मौलाना साहब ने भी इनिशियली बड़े ओपन वर्ड्स में ये बात कही कि ये मजाजी नहीं है, और दे डोंट हैव द मैंडेट टू डू इट। और 26वीं तरमीम इनको जितना शौक चढ़ा तो कंसेंसस कर रहे हैं, महीनों महीने लगे पहले तरमीम को पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। अगर इस पर इन्होंने ज़रा सा भी सोचा होता, और अगर इनको 25 तारीख की काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले इनको कोई तकलीफ ना होती कि हमने 25 से पहले सब कुछ करना, जिस तरह बिलावल साहब भी डेस्परेट मूव्स कर रहे थे, मौलाना के घर के 22 चक्कर एक दिन में ऐसे ही नहीं लग रहे थे, बिकॉज 25 तारीख वॉज द डेडलाइन, एंड दैट इज वाई they were unable to set certain things, जो कुछ उसमें इनको करने अब इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। अब इसका कि सर पैरी कोई समझ नहीं आ रहा कि आपकी 26वीं तरमीम के मुताबिक, और जिस तरह रियासत साहब ने कहा है कि आप फुल कोर्ट सुनेगी आईनी केसेस को, आई एग्री विद हिम, ये डिवीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बनेगा तो कुछ करेगा ना। अब हाउ डू वी मैनेज द अफेयर टिल द टाइम दैट डिवीजन इज नॉट मेड, और उसको बनाने का तरीका नहीं समझ आ रहा किसी को, बनाने वालों को भी नहीं पता लगा, दे डिड इट ऑल इन अ हेस्ट। और जिस तरह, और जो कंसेंसस की जो बात थी उस पर भी आई वुड लाइक टू कमेंट, ब्रेक के बीच में आदिल बाज़ई का जिक्र हो रहा था, आपके साथ भी बात हुई। अब आदिल बाज़ई के साथ जो कुछ हुआ, और जिस तरीके से हमारे लोगों को इन्होंने अबडक्शंस की, उनके फैमिली मेंबर्स की, उनके बच्चों की, हमारे एक फ़याज़ शजरा साहब एक MNA हैं, जो सबसे मुझे बुरी चीज लगी, हर इंसान को कोई ना कोई पार्ट ऑफ दिस होल अफेयर बुरा लगा। आई वॉज माई सेल्फ इन द KPK हाउस बिफोर दिस अमेंडमेंट फॉर अ फ्यू डेज फॉर माई ओन सिक्योरिटी, आई हैड रेंटेड अ रूम इन द KPK हाउस। फ़याज़ शजरा साहब की फैमिली वहां पे थी, और वो 17 साल का बच्चा उस वक्त वहां पे था, जिसकी स्किन खींचते रहे प्लास के साथ, और उसकी चीखें उसकी वालदा को सुनाते रहे। इफ दिस इज हाउ constitutional amendments are made in any country, then you can imagine फिर यही हाल होगा, जल्दबाजी में लोगों को टॉर्चर करके, घरों से उठा के, और आदिल बाज़ई के जिस तरह मेरा ख्याल 1 अरब रुपए के करीब उस गरीब का नुकसान कर छोड़ा इन्होंने। और हमारे भी, मैं ये भी समझता हूं कि बहुत बड़ी ज्यादती है। इवन 4 of our MNAs जिनको शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं, आई वुड सिंपथाइज विद देम। किसी भी आदमी को अगर आप खरीद सकते हैं तो आप खरीद लेते हैं, और आप उसको एब्सोल्युटली लीगल कहते हैं, और अगर आप किसी को अपने घर से उठा के ले लेते हैं, अब उनमें से कुछ का ओपिनियन ये है कि जी अगर हमें को उठा के ले गया, एंड फॉर ऑल दैट टाइम वी वर इन देयर कस्टडी,
तो हम एक तो जलील हुए, अपने घर से उठाए गए, अपनी एक टर्मोइल में से गुजरे, और आज अब हम शो कॉज का भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक प्रेशर है कि भाई आप निकले तो निकले क्यों, आप पकड़े क्यों गए। मेरे ख्याल में तो हर बंदा कोशिश करता है कि वो ना पकड़ा जाए। बदनसीबी किसी के दरवाजे पे आई हो तो उसका क्या इलाज है ये अल्लाह बेहतर जानता है। आपके वक्त में जब बिल्स मंजूर होते थे, आपके वक्त में जब बिल्स मंजूर होते थे तो लोगों को इसी तरह धमकाया उठाया जाता था या इससे कोई कम थे आप? पता नहीं जी, मैं तो नहीं कहता इससे तो मेरा ख्याल है कम या ज्यादा के ऊपर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता है, पर मैंने तो इसका 100वां हिस्सा भी दुनिया की तारीख में किसी मुल्क में भी आज तक नहीं सुना कि कहीं पे भी ऐसे कानून पास हुए हों। और पाकिस्तान के अंदर तो मैं नहीं समझ सकता कि इसकी कहीं कोई नज़ीर भी मिलती है, कोई मिसाल नहीं है। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के अंदर इस किस्म की सिचुएशन की कोई मिसाल नहीं है। या मुझे बड़ी तकलीफ है क्योंकि मैं फंसा हुआ हूं, शायद मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुख किसी ने नहीं देखा होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर इसका 100वां हिस्सा भी किसी ने नहीं देखा होगा जिस अजाब में से हम लोग गुजरे हैं। जी, मैं वापस आती हूँ आपका। रियासत अली आज़ाद साहब, ये तो आपने सुन लिया कि किस तरह से माशाल्लाह कानून साजी हो रही है और किस तरह से कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। वो कानून तो पता नहीं कि कहाँ है, लेकिन ये जो अब ये अगर फुल कोर्ट सुनता है तो आपको लगता है कि दे कैन, वही आ जाएगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर जिस तरह मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो भी नहीं माना, अगर ये भी आ गया कि 26वीं तरमीम डजंट एग्जिस्ट तो वो भी नहीं मानेंगे, तो फिर होगा क्या? सना, एक छोटी सी बात अली सरफराज ने जो कहा है, इनलाइटेड रोड पे मैं ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमने कहा था कि आपने पकड़े नहीं जाना, ये पार्लियामेंटेरियन है या क्रिमिनल है? इन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने पकड़ा नहीं जाना। आप हंसे ना, बड़ी मुसीबतों से गुजरे बेचारे, बड़ी मुसीबतों से गुजरे बेचारे, ऐसे ना कहें। नहीं दोस्त, नहीं मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उनके इस जुमले को मैंने थोड़ा सा नहीं ठीक है, लाइटर नोट ठीक है, आजाद साहब आप आजाद हैं लाइटर नोट में बात करने के लिए। जी लाइटर, हाँ जी। अब सना सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने चीजें पूछी हैं, अब अभी तक वो जजमेंट जो आर्टिकल 63A पे आई है, उसका जो कमेटी थी जिसको जस्टिस याया अफरीदी ने आते ही दुरुस्त कर दिया एज पर लॉ, एज पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, उसको ठीक कर दिया। इसका मतलब है कि जब काजी फैज ईसा साहब ने वो कमेटी बनाई थी वो गलत थी, और उसके बाद बेंच भी गलत बना था, फिर फैसला भी गलत आया। तो इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, बड़ी रिनाउंड जजमेंट PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस 139 कि अगर बुनियादी तौर पे कोई ऑर्डर इलीगल है तो वो आपने सुना भी होगा, सुपर स्ट्रक्चर सारा उसके ऊपर जितने ऑर्डर होंगे वो कोलैप्स का। अभी तो ये भी है कि वो जजमेंट भी रिवर्स हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट चूंकि जैसे मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट में सुनेगा। नहीं, लेकिन मनवाएगा कौन? फैसले तो चले, फैसला तो जो भी आएगा मनवाएगा कौन? और सिंध हाई कोर्ट के आपने आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स तो सुन लिए होंगे। आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं कि जो 12 जुलाई की जजमेंट है, टेनिकास्ट है, टेनी लेवल, वो इम्प्लीमेंट होगी। ये मेरे जुमले आपके पास उधार हैं। आर्टिकल 189 के तहत तो उसने इम्प्लीमेंट तो होना है, और फिर अगर नहीं होता तो 204 उसके सब आर्टिकल ABCD ये इम्प्लीमेंट होंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। कोई बंदा ख्वाबे गफलत में अगर सोया है तो वो आंखें खोल ले, दिमाग खोल ले कि ये पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका फैसला है। कोई माई का लाल पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा ऐसा नहीं है जो बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहे कि मैं नहीं मानता हूं ये फैसला गलत है। ये अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अथॉरिटी पाकिस्तान में आइन के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। दूसरी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी बहुत सारे मैटर पेंडिंग हैं, मुझे लगता ऐसे है कि हुकूमत को इसमें चूंकि कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही है जैसे बेंचेस बने हैं और केसेस उन बेंचेस को एलोकेट कर दिए गए हैं, तो मेरा ख्याल है इसके अंदर हुकूमत के अंदर थोड़ा सी तशवीश, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज्यादा है।
जिसकी वजह से वो आई थिंक आपके ये जो अल्फाज हैं ये सरफराज साहब को बड़े पॉजिटिव लगेंगे। सरफराज साहब आपका मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी, क्योंकि गंडापुर साहब कह रहे हैं ऐलान जंग हो गया है, यहाँ पे शराफत की बात कोई सुनता नहीं है। तो ऐलान जंग, ये कल तक डील की बात हो रही थी, अब ऐलान जंग हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है? देखें जी, अगर खान साहब को इस तरह ही हमें इजाज़त ना मिली, खान साहब से मिलने की भी ना मिली, उनकी सेहत के मामले में भी हमें इसी तरह तशवीश जारी रही, 4-4 घंटे अदालत के अडियाला के बाहर खड़े हो कि अगर इसी तरह ही वापस आते रहे तो फिर ऐलान जंग ही समझे आप। मेरा आई वुड सेकंड गंडापुर साहब, क्योंकि हमारे देखें ये पूरे पाकिस्तान के अवाम, पीटीआई के वर्कर्स, हम लोग सब we are very emotional about Khan साहब and he is the only leader in this country who is the popular leader। और अगर उनको इस तरीके से आप साइड लाइन करके अगर आप समझते हैं पाकिस्तान की सियासत चल जाएगी तो वो नहीं चलेगी। और ना ये मुल्क चल रहा है, ना इस मुल्क में सियासत चल रही है, ना इस मुल्क में कोई आइन चल रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट चल रही है, और इलेक्शन कमीशन पे तो आर्टिकल 6 लगना। और सुपरिंटेंडेंट जेल आपसे कह रहा है कि आपने अगर इमरान खान से मुलाकात करनी है तो कोई सियासी बात नहीं करनी, यहां तक बात आ गई है। तो फिर आप लोग मेरा ख्याल है मौसम की बात। इमरान खान साहब को हमने जाके दाल का रेट बताना है, हमने क्या छोले बेचने वहां जाके। ठीक है, ओके, ऑन दैट नोट अगर हमने खान साहब से सियासी बात नहीं करनी, ये आपने खुद ही अभी पहले अपने शो में कहा था कि इससे बड़ी तो कोई लतीफा हो ही नहीं सकता कि खान साहब से सियासी बात नहीं करनी, तो और क्या करना। ओके, ठीक है, थैंक यू। ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। हमने 26वीं तरमीम देखी, हमने 26वीं तरमीम के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो देखी, फिर हमने ये देखा कि कोई तरमीम और आ रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में, फिर हमने ये भी सुना कि 27वीं तरमीम आ रही है। और फैसल वाडा साहब तो आपको पता है ऑन रिकॉर्ड है, वो कह चुके हैं कि तरमीम आएगी तरक्की आएगी, तरमीम आएगी तरक्की आएगी। तो अब कितनी तरमीमें और आनी हैं और कितना और तरक्की हमें करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज प्रोग्राम, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।